हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स में आज हम चैप्टर 24 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट 1 आपने जरूर पढ़ लिया होगा। आज यहाँ पर हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ मॉडल के बारे में और पॉपुलेशन इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर बेटा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलिए बेटा, पॉपुलेशन टॉपिक में अगला हमारा जो यहाँ पर सब टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब है कि बेटा पॉपुलेशन में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब अगर हम किसी भी स्पीसीज की बात करें तो हमें रेयरली उस स्पीसीज में सिंगल इंडिविजुअल मिलेगा। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज़्यादातर जो इंडिविजुअल होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में, और ये शेयर करते हैं या फिर compete करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। सिमिलर रिसोर्स का मतलब बेटा, रिसोर्स का मतलब फूड एंड स्पेस। ये मैंने जब लिविंग वर्ड आपको पढ़ाया था तब भी इसके बारे में आपको बताया था। पोटेंशियली इंटरब्रीड का मतलब आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करते हैं, और इसी ग्रुप को पॉपुलेशन का नाम दिया जाता है। तो पॉपुलेशन ऐसे इंडिविजुअल का एक ग्रुप है जो एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, साझेदारी या झगड़ा करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, और आपस में इंटरब्रीडिंग यानी प्रजनन करके बच्चे पैदा करते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो इंटरब्रीडिंग टर्म है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इशारा करता है, लेकिन पॉपुलेशन या इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए ऐसा ग्रुप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हो उसे भी हम पॉपुलेशन में शामिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको बताया है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन asexual reproduction is also considered a population for the purpose of ecological study। जैसे ऑल द कार्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड, गीली जमीन पर छोटे छोटे जो कीड़े हैं एक ही जाति के, वो पॉपुलेशन बनाते हैं। एक घर में जहां पर कोई अब नहीं रहता, अबंडेंट ड्वेलिंग, वहां पर चूहे रहने लगते हैं, तो चूहों के जो यहाँ पर सारे चूहे उस घर में रहते हैं वे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जंगल में जितने भी टीक वुड ट्रीज हैं ये सब एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। एक कल्चर प्लेट में जितने भी बैक्टीरिया हैं पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक तालाब में जितने भी लोटस के प्लांट हैं ये सब एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉपुलेशन के कुछ एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बेटा अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन के लेवल पर एक्ट करता है। अगर आपने आज के क्वेश्चन किए होंगे जो मैंने आपको कराए थे तो उसमें मैंने पूछा था कि नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पर ऑपरेट करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचर हमेशा पॉपुलेशन को सेलेक्ट करता है, वो किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट नहीं करता है। और इसीलिए जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक करती है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और इवोल्यूशन के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से कनेक्ट करती है और इवोल्यूशन से भी कनेक्ट करती है। इवोल्यूशन में जब आपने हार्डी बिनबर्ग प्रिंसिपल को पढ़ा था तब भी हमने वहां पर इस बारे में बात की थी। जो हार्डी बिनबर्ग प्रिंसिपल है बेटा उसमें पॉपुलेशन के बारे में ही बात की जाती है, और नेचुरल सिलेक्शन हमेशा पॉपुलेशन के लेवल पर एक्ट करता है। अब बेटा पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल की अगर बात करें तो उसमें बर्थ और डेथ होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट होते हैं। अब रेट का मतलब क्या बेटा, रेट का मतलब होता है पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। पर कैपिटा मतलब कि पर इंडिविजुअल में, प्रति व्यक्ति में इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा रेट की अगर हम बात करें तो रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो टोटल नंबर है पॉपुलेशन का उसमें हर इंडिविजुअल पर कैपिटा के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, इफ इन ए पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, पिछले साल 20 लोटस प्लांट थे, थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट आर एडेड, 8 नए पौधे और ऐड हो गए, तो जो करंट पॉपुलेशन हो 28 हो गई। तो बर्थ रेट को बेटा हम कैलकुलेट करेंगे कैसे,
चेंज कितना हुआ और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी। चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.4 इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर। तो बेटा जो पर लोटस है ना, यही पर कैपिटा यहाँ पर है। इसी तरह if 4 individual in a laboratory population of 40 fruit fly died during a specific time interval say week, मतलब एक वीक में एक लेबोरेटरी में 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 की डेथ हो जाती है। तो 4 की डेथ हो गई, 36 बची, तो चेंज कितना हुआ, 4 का चेंज हुआ। ओरिजिनल 40 थी तो रेट कितना निकला, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ये यहाँ पर डेथ रेट निकल के आएगा। तो बेटा रेट को निकालने का बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आप कभी भी रेट कैलकुलेट करते हैं तो चेंज जो चेंज हो रहा है अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन, चेंज अपॉन ओरिजिनल, इसके द्वारा आप रेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा दो कैरेक्टर हमने देख लिए, बर्थ रेट और डेथ रेट। इसी तरह पॉपुलेशन के तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो दैट इज सेक्स रेशियो। एक इंडिविजुअल की बात करें तो या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है, लेकिन अगर एक पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है। जैसे एक पॉपुलेशन में हम कहें कि 60% फीमेल हैं और 40% उस पॉपुलेशन में मेल हैं, तो इसे हम सेक्स रेशियो कह सकते हैं। पॉपुलेशन का चौथा जो कैरेक्टर होता है दैट इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक इंडिविजुअल की बात करें तो पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एक निश्चित एज होती है, जैसे इस समय आपकी एक पर्टिकुलर एज है। लेकिन जैसे लखनऊ की एक पॉपुलेशन है तो वहां पर एज नहीं आप कहेंगे, वहां पर एज डिस्ट्रीब्यूशन टर्म का आप यूज करेंगे। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप। और अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन के लिए तो इस स्ट्रक्चर को एज पिरामिड का नाम दिया जाएगा। और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बेटा जो एज पिरामिड होते हैं, उन एज पिरामिड में ध्यान रखना कि मेल और फीमेल को एक ही डायग्राम में दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर 3 तरह के एज पिरामिड आपको दिखाए गए बेटा, आप देख सकते हैं। एक एक्सपेंडिंग आपको दिखाया गया है, दूसरा यहाँ पर स्टेबल और तीसरा डिक्लाइनिंग। 3 तरह की पॉपुलेशन बेटा यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। तो पिरामिड का जो शेप होता है वो हमें ये बताता है कि उस पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है, वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टेबल है या फिर डिक्लाइन कर रही है। तो सबसे पहली जो पॉपुलेशन बेटा आपको दिखाई दे रही है, इसमें देखिए 3 तरह के इंडिविजुअल हैं। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जिनको यहाँ पर येलो कलर से दिखाया गया, रिप्रोडक्टिव जिनको ब्लू कलर से दिखाया गया, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनको यहाँ पर पिंक कलर से दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर पहचानने का तरीका क्या है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो एक्सपेंडिंग होगा। अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के बराबर है तो स्टेबल पॉपुलेशन होगी, और अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से कम है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहा जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें पहचान सकते हैं आसानी से। अब बेटा पॉपुलेशन का जो साइज होता है ये हमें उस पॉपुलेशन के स्टेटस के बारे में, हैसियत के बारे में बताता है कि उसके हैबिटाट में उसका क्या स्टेटस है। बेटा पॉपुलेशन के साइज की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन का साइज कम भी हो सकता है, जैसे लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर, या फिर पॉपुलेशन का साइज मिलियंस में, लाखों में हो सकता है, जैसे एक तालाब में क्लेमाइडोमोनास का नंबर। अब जो पॉपुलेशन का साइज है इससे हम तकनीकी तौर पे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को जरूरी नहीं कि नंबर में ही मेजर किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी जानना जरूरी कि जो टोटल नंबर होता है ये सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे उचित तरीका होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में मीनिंगलेस हो जाता है और कुछ केसेस में ये बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे एक छोटे से एरिया की हम बात करते हैं जहां पर 200 कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम के प्लांट हैं और एक सिंगल ह्यूज बानियन ट्री है बेटा। तो अब जिसमें बहुत लार्ज कैनोपी है जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अब अगर नंबर के हिसाब से हम देखें तो हम ये कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बानियन इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास। और यहाँ पर चूंकि हम नंबर को देख रहे हैं तो 200 पार्थेनियम के प्लांट है और एक बानियन बरगद का पेड़ है, तो नंबर के हिसाब से हमें लगेगा कि बरगद की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बानियन का जो रोल है उसकी कम्युनिटी में, उसके रोल को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में परसेंट कवर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे केसेस में परसेंट कवर यानी फैलाव या बायोमास ज्यादा मीनिंगफुल मेजर है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को
मेजर करने के लिए यहाँ पर नंबर का तरीका हम यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ बेटा नंबर का तरीका उस समय भी हम यूज नहीं करते हैं जब पॉपुलेशन बहुत विशाल हो या काउंटिंग करना इम्पॉसिबल हो या फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। जैसे डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनके लेबोरेटरी कल्चर में इनका नंबर मिलियंस में हो सकता है। तो बेटा इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को आप कैसे मेजर करोगे, तो आप कहोगे इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को हम बायोमास से बता सकते हैं, नंबर के द्वारा या परसेंट कवर से इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं जहां पर हमें एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में नहीं पता होता है। उस केस में हम रिलेटिव डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं फिश के बारे में। तो एक तालाब में कितनी मछलियां, हमें एब्सोल्यूट नंबर यानी सही सही नंबर नहीं पता है। तो उस केस में फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। तो बेटा अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस का एब्सोल्यूट नंबर हम नहीं बता सकते हैं, तो वहां पर रिलेटिव डेंसिटी का तरीका यूज कर सकते हैं। एग्जाम में फिश कॉट पर ट्रैप आपसे पूछा जा सकता है। अब बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हम पॉपुलेशन के साइज को इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। बिना हम पॉपुलेशन को देखे हुए या बिना उनको काउंट किए हुए हम पॉपुलेशन के साइज को बता सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर सेंसस, बाघों की जनगणना की अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में, तो टाइगर सेंसस बेस्ड है पगमार्क और फिकल पैलेट के ऊपर। यानी उनके पदचिन्हों को देखकर और उनके फिकल पैलेट के आधार पे हम उनके नंबर का पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे अंगूठे का निशान एकदम अलग होता है, वैसे जितने भी बाघ होते हैं उनके जो पैर का निशान, पंजे का निशान होता है, एकदम यूनिक होता है। चलिए बेटा अगले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो स्थिर नहीं रहती है, उसमें लगातार समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। और कई सारे फैक्टर हैं जैसे फूड अवेलेबिलिटी, खाने की उपलब्धता, प्रिडेशन प्रेशर, एडवर्स वेदर। अगर खाने की कमी होगी तो पॉपुलेशन का साइज घटेगा, प्रिडेशन ज़्यादा होगा तब भी पॉपुलेशन का साइज घटेगा, और अगर एडवर्स वेदर है, प्रतिकूल मौसम है, तो उसमें भी पॉपुलेशन का साइज घटेगा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में बेटा जो भी चेंज होता है वो हमें इस बारे में आइडिया देता है कि जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। कारण कुछ भी हो पॉपुलेशन के चेंज होने का, चाहे वो फूड हो, चाहे प्रेडेशन हो, चाहे वेदर हो, लेकिन किसी भी हैबिटाट में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो चेंज होती है चार बेसिक प्रोसेस की वजह से। अब इनमें चार बेसिक प्रोसेस कौन से हैं? नेटिलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन। जिनमें से नेटिलिटी और इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। तो अब नेटिलिटी क्या है? नेटिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ। नेटिलिटी को नंबर ऑफ बर्थ कहा जाता है, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है। मॉर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ, इससे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पॉपुलेशन का साइज घटता है। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल दूसरे हैबिटाट से इस पॉपुलेशन में आ गए हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटाट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी आ जाएं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है। और ई माइग्रेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन को छोड़ के कुछ इंडिविजुअल कहीं भी चले जाएं, और इससे पॉपुलेशन का साइज घटता है। तो यहाँ पर बेटा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई गई, और इस पॉपुलेशन डेंसिटी में आप देखिए कि नेटिलिटी से पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है, इमिग्रेशन से साइज बढ़ रहा है, लेकिन अगर मॉर्टेलिटी हो रही तो इससे साइज घट रहा है, और इमाइग्रेशन से भी साइज यहाँ पर घट रहा है। तो बेटा अगर टी टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी हम मान लें, तो t प्लस वन टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उसे एन टी प्लस वन से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस टी प्लस ई। और ये इस फॉर्मूले के आधार पे आपसे नीट में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बेटा इस इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि अगर b प्लस आई की वैल्यू t प्लस ई से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी
तो अगर b प्लस आई की वैल्यू ज़्यादा है d प्लस ई से तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा, और अगर मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन ज़्यादा हो गया तो इसमें पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करेगा। अब अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन के डेंसिटी को प्रभावित करने वाले। बाकी जो दो फैक्टर हैं ये केवल स्पेशल कंडीशन में काम करते हैं, जैसे कि अगर एक नया हैबिटाट अभी अभी बनाया गया तो वहां पर इमिग्रेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या पॉपुलेशन की ग्रोथ में बर्थ रेट यानी नेटिलिटी की तुलना में। तो नेटिलिटी की तुलना में इमिग्रेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा अगर एक नई नई कॉलोनी अभी बसाई गई है। चलिए बेटा बात करते हैं यहाँ पर ग्रोथ मॉडल के बारे में। ग्रोथ मॉडल की बेटा बात करें तो दो तरह के ग्रोथ मॉडल के बारे में आपको पढ़ना है। एक यहाँ पर बेटा हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे और दूसरा हम लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो बेटा ग्रोथ यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे। बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेज यानी फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो, या आप कह सकते हैं अनइम्पिटेड। अनइम्पिटेड यानी अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रिसोर्स किसी हैबिटाट में अनलिमिटेड होंगे तो हर स्पीसीज के पास ये इन्नेट एबिलिटी होती है कि वो अपने नंबर को बढ़ाना चाहती है, और ये बात डार्विन ने भी ऑब्जर्व किया था जब वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पे काम कर रहे थे। तो बेटा अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैक्शन में ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर अगर किसी पॉपुलेशन का साइज n ले लिया जाए, बर्थ रेट को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाए और डेथ रेट को स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाए, तो जो पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज यानी चेंज होगा उस चेंज को t टाइम में हम कहेंगे dn ओवर dt। तो जो चेंज इन पॉपुलेशन है ओवर टी टाइम पीरियड ये होगा b माइनस डी इन मल्टीप्लाइड विद n। अब अगर हम ये मान लें बेटा लेट b माइनस डी इक्वल टू आर, तो हम ये कह सकते हैं कि dn ओवर dt इज इक्वल टू आर एन। तो r बेटा यहाँ पर क्या है, r हो जाएगा b बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और बेटा जो r है इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज। और बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ पर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब बेटा यहाँ पर अगर हम आर वैल्यूज की बात करते हैं तो आर की जो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। नॉर्वे रेट के लिए आर की वैल्यू 0.015, फ्लोर बीटल के लिए 0.12 होती है, और 1981 में आर वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इंडिया में 0.0205 थी। अगर बेटा आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, बर्थ रेट और डेथ रेट आपको पता होने चाहिए। अब बेटा जो इक्वेशन आपको बताएगी dn ओवर dt, ये जो इक्वेशन होती बेटा इस इक्वेशन के आधार पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा तो हमें जे शेप का कर्व मिलेगा अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम के रिलेशन में प्लॉट करते हैं। तो बेटा यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि dn ओवर dt इज इक्वल टू rn के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें जे शेप का एक कर्व मिलता है जो कि यहाँ पर आपको रेड लाइन से दिखाया गया। जो ए वाला बेटा आपको दिखाया गया कर्व, ए कर्व हमें तब मिलता है, देखिए ए तब मिलता है व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल, मतलब जब रिसोर्स असीमित हो तब हमें ए कर्व मिलता है। अब बेटा dn ओवर dt ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इंटीग्रल फॉर्म डेराइव करते हैं dn ओवर dt की तो इंटीग्रल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए nt इज इक्वल टू n नॉट e टू पावर rt होता है, ये बेटा इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगी, और dn ओवर dt इज इक्वल टू जो rn है ये डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी। अब nt इज इक्वल टू n नॉट e टू पावर rt में जो nt है बेटा ये पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t है, n नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी जब टाइम जीरो यानी जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तब है, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और e है दैट इज बेस ऑफ द नेचुरल लॉग, और इसकी वैल्यू 2.71828 होगी।
अब बेटा अगर कोई स्पीसीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है अनलिमिटेड रिसोर्स की कंडीशन में, तो उसकी पॉपुलेशन का साइज बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है। डार्विन ने भी ये दिखाया कि अगर स्लो ग्रोइंग एनिमल जैसे एलिफेंट की बात करें, तो ये अगर अनलिमिटेड रिसोर्स दिए जाएं तो इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब बेटा हम दूसरे ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं जिसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। बेटा जैसे आपको बताया गया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन किसी भी पॉपुलेशन को नेचर अनलिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करता है। यानी कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती ही नहीं, ये केवल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप समझ सकते हैं। तो जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे और पॉपुलेशन ग्रोथ करना शुरू करेगी तो ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वो सरवाइव और रिप्रोड्यूस करेंगे, और इस तरह से जो इंडिविजुअल फिट नहीं है वो पॉपुलेशन से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेचर में बेटा किसी भी एक हैबिटाट में इतने रिसोर्स होते हैं जिससे वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट कर सकता है, और उस नंबर से ज़्यादा मेंबर पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। जो लिमिट है जिसके ऊपर पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकती है, उस लिमिट को नेचर की कैरिंग कैपेसिटी से जाना जाता है, और इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बेटा अगर कोई पॉपुलेशन ऐसे हैबिटाट में ग्रो करती जहां पर रिसोर्स लिमिटेड है, तो वहां पर सिग्मॉइड या एस शेप कर्व बेटा मिलता है, जिसे विरहोस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। इसमें सिग्मॉइड कर्व मिलता है, लिमिटेड रिसोर्स में सिग्मॉइड कर्व मिलेगा, अनलिमिटेड में जे शेप कर्व मिलता है। और सिग्मॉइड कर्व में 4 फेजेस होती हैं। एक लैग फेज होती है इनिशियल, इसके बाद फेज ऑफ एसिलरेशन, उसके बाद फेज ऑफ डेसिलरेशन, और फाइनली एसिम्प्टोट फेज आती है। और जब एसिम्प्टोट फेज आती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम में रिलेशन बनाएंगे तो सिग्मॉइड कर्व आएगा, और इक्वेशन बेटा आ जाएगी dn ओवर dt इक्वल टू rn, और ब्रैकेट में होगा k माइनस n ओवर k, जहां पर n पॉपुलेशन डेंसिटी है, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड k इज द कैरिंग कैपेसिटी। बेटा अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला क्या था, dn ओवर dt इक्वल टू rn, जबकि इस फॉर्मूले में आप देखिए k माइनस एन ओवर के है, और k माइनस एन ओवर के को इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं थी क्योंकि वहां पर रिसोर्स अनलिमिटेड थे। अब बेटा हम जानते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं ग्रोथ के लिए ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए सीमित होते हैं, और अगर सीमित नहीं तो जल्दी सीमित हो जाएंगे, और इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ये रियलिस्टिक होता है, ये सही मायने में ग्रोथ होती है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम पढ़ते हैं बेटा वो हाइपोथेटिकल होती है। तो एक बार इस ग्राफ पे फिर से हम नजर डालते हैं बेटा। जो ग्राफ आपको दिया गया बी वाला ग्राफ है, इसमें आपको सिग्मॉइड कर्व ही आपको दिखाया गया। ठीक, ये सिग्मॉइड कर्व है जहां पर इनिशियल लैग फेज है, फिर फेज ऑफ एसिलरेशन है, फिर फेज ऑफ डेसिलरेशन है, और फिर एसिम्प्टोट फेज है जहां पर आपको कैरिंग कैपेसिटी मिलती है। अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखें तो यहाँ पर जे शेप कर्व मिलता है, ये कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है, लेकिन जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो कभी भी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर बेटा ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पर कैरिंग कैपेसिटी आपको मिलती है, इसी को एसिम्प्टोट फेज के नाम से जाना जाता है। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात करें तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन होती हैं ये अपने आप को विकसित करती हैं इस तरीके से कि ये अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर सकें। रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विनियन फिटनेस भी कहा जाता है, और फिट होने का मतलब ये है कि आर वैल्यू ज्यादा हो। अब आर क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यानी डेथ रेट कम होना चाहिए और बर्थ रेट ज्यादा होना चाहिए। अब बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को विकसित किया है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ब्रीडिंग करते हैं लाइफ टाइम में केवल एक बार, जैसे पैसिफिक साल्मन फिश की बात करें, बम्बू की बात करें, तो ये लाइफ टाइम में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो अपने लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ज्यादातर बर्ड और मैमल कई बार बच्चे पैदा करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लार्ज नंबर में स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑयस्टर और पेलेजिक फिशेस की बात करें। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके
बच्चों का नंबर कम होता है लेकिन बच्चों का साइज बड़ा होता है, जैसे बर्ड और मैमल की बात करें। चलिए बेटा, अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये समझनी कि हमारी अर्थ पर ऐसा कोई भी नेचुरल हैबिटाट नहीं है जहाँ पर केवल एक सिंगल स्पीसीज रहती हो। कोई भी ऐसा हैबिटाट इस धरती पर नहीं जहाँ पर कोई अकेली स्पीसीज रहती हो। किसी भी स्पीसीज के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट ये है कि एक स्पीसीज और होनी चाहिए जिसके ऊपर ये फीड कर सके, जिससे खाना ले सके। अच्छा, प्लांट की बात करें, प्लांट तो अपना खाना बना सकते हैं लेकिन ये भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं अकेले, क्योंकि इनको जरूरत होती है बेटा सॉइल माइक्रोब की, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल के अंदर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को सॉइल में वापस पहुंचाते हैं, और प्लांट इनको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में इनका यूज करता है। साथ ही साथ अगर प्लांट एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये पॉलिनेशन को कैसे मैनेज करेंगे बिना एनिमल एजेंट के। कहने का मतलब ये है कि प्लांट, एनिमल या माइक्रोब नेचर में अकेले नहीं रह सकते हैं और ना ही रहते हैं। ये अलग अलग तरीके से आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा स्पीसीज एक जगह पर इंटरेक्शन करती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी का नाम देते हैं। अगर हम छोटी छोटी कम्युनिटी की बात करें तो वहां पर कई इंटरेक्शन पाए जाते हैं, भले वो हमें आसानी से दिखाई ना देते हों। अब बेटा, इंटरेक्शन दो तरह के होते हैं, एक इंट्रा स्पेसिफिक होता है और एक इंटर स्पेसिफिक होता है। इंट्रा एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में होता है, और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ये अलग अलग दो डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन के बीच में होता है। अब अगर दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन है तो ये फायदेमंद हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब ना तो फायदा हो ना ही नुकसान हो यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा फायदे के लिए हम प्लस का यूज करेंगे बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए, माइनस का यूज करेंगे डेट्रीमेंटल के लिए, नुकसान के लिए, और जीरो का यूज करेंगे न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए। तो बेटा अगर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करें तो 6 तरह के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक स्पीसीज ए है, दूसरी स्पीसीज बी है। अगर किसी इंटरेक्शन में दोनों को फायदा हो रहा है तो इसे म्यूचुअलिज्म कहा जाएगा। दोनों स्पीसीज को नुकसान हो रहा है तो इसे कंपटीशन कहा जाएगा। एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है तो ये या तो प्रिडेशन होगा या फिर पैरासिटिज्म होगा। एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो कमेंसिलिज्म कहेंगे, और एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसे अमेंसिलिज्म कहा जाएगा। अब बेटा आपने देखा कि यहाँ पर म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है और कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। अगर हम पैरासिटिज्म और प्रिडेशन की बात करें तो एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। बेटा जिससे फायदा होता है पैरासिटिज्म और प्रिडेशन में, पैरासिटिज्म में जिससे फायदा होता है उसे पैरासाइट कहते हैं, और जिससे प्रिडेशन में फायदा होता है उसे प्रिडेटर कहते हैं। साथ ही साथ बेटा नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो पैरासिटिज्म में जिससे नुकसान होता है उसे होस्ट का नाम दिया जाता है, और प्रिडेशन में जिससे नुकसान होता है उसे प्रे का नाम दिया जाता है। ये भी देख लीजिए, डेट्रीमेंटल मतलब नुकसान, प्रिडेशन में जिससे नुकसान होता है उसे प्रे कहते हैं, और पैरासिटिज्म में जिससे नुकसान होता है उसे होस्ट कहा जाता है। अब कमेंसलिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीसीज को ना तो फायदा होता ना ही नुकसान होता है, नहीं वो न्यूट्रल होती है। इसी तरह अमेंसिलिज्म की बात करें तो अमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज को नुकसान होता है जबकि दूसरी स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा बेटा कि प्रिडेशन में, पैरासिटिज्म में और कमेंसिलिज्म में एक कॉमन कैरेक्टर है, और एक कॉमन कैरेक्टर क्या है कि इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर, कि दोनों स्पीसीज जो आपस में इंटरेक्शन करती हैं, जैसे पैरासिटिज्म में पैरासाइट और होस्ट का जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन में दोनों एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिडेशन के बारे में। प्रिडेशन की अगर बेटा हम बात करते हैं तो प्रिडेशन नेचर्स वे, ये नेचर का, प्रकृति का बनाया हुआ तरीका है जिसके द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है हायर ट्रॉफिक लेवल तक। जो एनर्जी प्लांट्स फिक्स करते हैं इस एनर्जी को हायर ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर किया जाता है। अगर बेटा हम प्रेडेटर और प्रे के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में तुरंत टाइगर और डियर आता है। मतलब हमारे दिमाग में तुरंत एक हिरन और बाघ आता है। जो हिरन है ये यहाँ पर शिकार है और जो टाइगर है ये उसका शिकारी हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई गौरैया चिड़िया है जो कोई सीड खा रही, ये भी प्रेडेटर से कम नहीं है, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो से नया प्लांट डेवलप होगा। तो सीड भी लिविंग है, स्पैरो भी लिविंग है। तो स्पैरो अगर सीड को खाती है तो स्पैरो प्रेडेटर और सीड उसका प्रे है। इसका मतलब अगर कोई एनिमल प्लांट को खा रहा है, जिन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं, जैसे गाय या बकरी घास को खाती है, अगर इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये भी प्रेडेटर से कम नहीं है। यानी जब बकरी घास को खाती तो इसका मतलब ये घास का शिकार कर रही है। तो आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि बकरी घास चर रही है, आप कहोगे बकरी घास का शिकार कर रही है, गाय घास का शिकार कर रही है, चिड़िया सीड का शिकार कर रही है। तो बेटा प्रेडेशन के द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ट्रॉफिक लेवल में, ये आपने देखा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं प्रेडेशन के, जैसे जो प्रेडेटर होता है बेटा, ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं प्रिकली पियर कैक्टस का। प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में अर्ली 1920s में इंट्रोड्यूस किया गया, और इस कैक्टस ने बेटा ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, और ये कैक्टस बहुत बड़े एरिया में फैल गया। अब फाइनली इस खतरनाक कैक्टस को कंट्रोल में लाया गया जब ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, जो कि एक मॉथ है, इसको इसके नेचुरल हैबिटाट से ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया। यानी इस केस में जो कैक्टस है बेटा वो प्रे है, और जो मॉथ है ये उसका प्रेडेटर है। तो कैक्टस को यानी जो प्रे है उसको किसने कंट्रोल किया? मॉथ ने कंट्रोल किया। मॉथ एक प्रेडेटर है। तो इस केस से आप समझ सकते हैं कि प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करता है। इसी तरह से अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड की बात करें, जिन्हें एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में यूज किया जाता है, ये भी प्रेडेशन पर आधारित होता है। जब आप माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि लेडी बर्ड बीटल एफिड को कंट्रोल करती है। तो लेडी बर्ड बीटल क्या है? वो एफिड का शिकार करती है, मतलब लेडी बर्ड बीटल प्रेडेटर है और एफिड यहाँ पर प्रे हो जाएगा। तो एफिड हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। अब जो लेडी बर्ड बीटल है वो एफिड का शिकार कर लेती है, और इस तरीके से हमारी फसल सुरक्षित रह जाती है। इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं, और ये किस पे आधारित है? प्रिडेशन पर आधारित है। यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बेस्ड है इस एबिलिटी पर द प्रेडेटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। अब बेटा प्रेडेटर का तीसरा रोल हम देखें तो प्रेडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है कम्युनिटी में, क्योंकि ये जो कंपटीशन होता है उससे प्रे स्पीसीज के बीच में कम करता है। जैसे इसका एग्जांपल बेटा यहाँ पर है, एक एग्जांपल लिया गया अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर स्टारफिश पाइसेस्टर एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी स्टारफिश थी उनको एक एरिया से हटा दिया गया। जब एक पर्टिकुलर एरिया से इन स्टारफिश को हटा दिया गया तो देखा गया कि इन वर्टिब्रेट की 10 से ज्यादा स्पीसीज एक साल के अंदर खत्म हो गई बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। यानी जब तक स्टारफिश थी तब तक स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन थी, लेकिन स्टारफिश को हटाते ही स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो गई। अब बेटा अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और ये बहुत ज्यादा शिकार करता है तो प्रे एक्सटिंक्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। और अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो इसके बाद प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा खाने की कमी की वजह से। और यही कारण है जिसकी वजह से प्रेडेटर प्रूडेंट यानी दूरदर्शी होते हैं, बहुत ज्यादा शिकार नहीं करते हैं। अब प्रे स्पीसीज ने प्रेडेटर से बचने के लिए बहुत सारे तरीके विकसित किए हैं प्रेडेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। तो ये डिफेंस कौन कौन से हैं देखिए जरा यहाँ पर। जैसे इंसेक्ट और फ्रॉग की कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं, मतलब छिपने लायक उनका कलर हो जाता है, इसे कैमोफ्लॉज कहा जाता है, ताकि आसानी से जो इनका प्रेडेटर है उन्हें न ढूंढ सके। इसी तरह से कुछ स्पीसीज प्रे की ऐसी जो पॉइजनस हो जाती हैं ताकि उनको प्रेडेटर के द्वारा अवॉइड किया जाए। अब इसके लिए मोनार्च बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया गया बेटा। मोनार्च बटरफ्लाई बहुत ज्यादा डिस्टेस्टफुल, मतलब इसका स्वाद बहुत ही खराब होता है इसके प्रेडेटर बर्ड के लिए, क्योंकि इस बटरफ्लाई तितली की बॉडी में एक विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है, और बटरफ्लाई इस केमिकल को एक्वायर करती है कैटरपिलर स्टेज में। कैटरपिलर इसकी लार्वल स्टेज है बेटा, और लार्वल स्टेज में ये पॉइजनस वीड को यानी
जब कैटरपिलर स्टेज में बटरफ्लाई होती तो एक खतरनाक खरपतवार को खाती है और उससे केमिकल इसकी बॉडी में आ जाता है और इसकी बॉडी में केमिकल आने की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही खराब हो जाता है और इसलिए बर्ड इसका शिकार नहीं करती। अब बेटा प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट के केस में जो हर्बीवोर हैं वो प्रीडेटर कहलाएंगे, यानी गाय बकरी अगर ये घास खाते हैं तो ये भी प्रीडेटर हैं। करीब 25% इंसेक्ट जो दुनिया में है ये फाइटोफेगस हैं। फाइटोफेगस मतलब ये प्लांट के रस को चूस लेते हैं या फिर उसके अलग अलग पार्ट को, पत्तियों को, फ्लावर को खा लेते हैं। अब बेटा जो प्रिडेशन की प्रॉब्लम है ये प्लांट के लिए ज्यादा सीवियर है, क्योंकि एनिमल तो अपने प्रिडेटर से, अपने शिकारी से भाग सकता है लेकिन प्लांट नहीं भाग सकता ना। जैसे अब हिरन है, अगर उसको कोई टाइगर पकड़ने के लिए आएगा तो वो भाग सकता है, लेकिन अब अगर बकरी घास चरने के लिए गई तो दूब घास भाग तो नहीं सकती है। तो यानी जो प्लांट है उसके लिए कंडीशन ज्यादा सीवियर है। इसलिए प्लांट ने भी अलग अलग तरह के तरीके विकसित किए हैं हर्बीवोर से बचने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं अकेसिया और कैक्टस, मतलब अगर हम बबूल की बात करें, कैक्टस की बात करें, तो इनमें थॉर्न यानी कांटे पाए जाते हैं और ये सबसे कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स हैं डिफेंस के। इन कांटों की वजह से जानवर इन्हें नहीं खाते हैं और ये अपना बचाव कर लेते हैं। इसी तरह कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के केमिकल पाए जाते हैं और इन केमिकल की वजह से जो हर्बीवोर वो बीमार हो सकता है अगर इन्हें खाता, और इस वजह से जानवर इन्हें नहीं खाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कैलोट्रॉपिस की बात करें, जिसे आप मदार के नाम से जानते हैं, जो कैलोट्रॉपिस नाम की वीड है इसमें बहुत ही पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है और इसीलिए कोई भी कैटल या गोट इस प्लांट को नहीं खाता है। बेटा बहुत सारे केमिकल जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं कॉमर्शियल स्केल यानी बड़े स्तर पर, जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनीन हो गया, स्ट्राइकनीन हो गया, ओपियम जिसे पॉपी प्लांट से निकाला जाता है। तो ये सारे जो केमिकल हैं बेटा ये एक्चुअली प्लांट ने चरने वाले जानवरों से बचने के लिए प्रोड्यूस किए थे, लेकिन हमसे अपना बचाव नहीं कर पाए। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द कंपटीशन। कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपके नीट में पूछा गया था, जब डार्विन अपनी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पर काम कर रहे थे तो वो ये मानते थे कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, ध्यान दीजिएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट फोर्स की तरह काम करता है। नीट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जनरली माना जाता है कि जो कंपटीशन होता है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है जो आपस में कंपटीशन करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, और ये रिसोर्स लिमिटिंग होते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। पहली चीज यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि कभी कभी टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है सेम रिसोर्स के लिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सैलो साउथ अमेरिकन लेक की अगर बात करें, जो लेक बहुत गहरी ना हो उन्हें सैलो कहा जाता है। वहां पर जो फ्लेमिंगोज यानी विजिटिंग फ्लेमिंगो जो बाहर से आती हैं, ये बर्ड होती हैं, और जो रेजिडेंट फिशेज जो उस लेक में रहने वाली फिशेज होती हैं वो कंपटीशन करती हैं अपने कॉमन फूड जू प्लैंकटन के लिए। तो बेटा यहाँ पर जो फ्लेमिंगोज और फिशेज हैं ये अनरिलेटेड स्पीसीज हैं लेकिन कॉमन फूड के लिए कंपटीशन करती हैं। इसका मतलब अनरिलेटेड स्पीसीज में कंपटीशन हो सकता है। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी होगी सेकेंडली, कि कंपटीशन होने के लिए रिसोर्सेज का लिमिटिंग होना जरूरी नहीं है। इंटरफेरेंस कंपटीशन में जब रिसोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, रिसोर्स अगर बहुत ज्यादा होते हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर कंपटीशन होता है, यानी एक स्पीसीज की जो फीडिंग एफिशिएंसी होती है वो दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से कम हो जाती है। तो यहाँ पर रिसोर्स भले ही बहुत ज्यादा है लेकिन दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन करती हैं, यानी रिसोर्सेस का लिमिटेड होना जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए, और अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन हो सकता है। इसलिए कंपटीशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? कंपटीशन को हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक स्पीसीज की जो फिटनेस है, फिटनेस को हम आर के टर्म में मेजर कर सकते हैं। एक स्पीसीज की फिटनेस दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में कम हो जाती है। बेटा गाउस नाम के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने बताया कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज होती है ये
इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती है। लेकिन नेचर में हमेशा हमें इसके एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो गाउस के नियम का सपोर्ट करते हैं, जैसे गैलापागोस आइलैंड में जो अबिंगडन टॉर्टॉइस पाए जाते थे, ये एक डिकेड के अंदर यानी 10 साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए जब गोट को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। और ऐसा किस लिए हुआ? निश्चित रूप से जो बकरियों के चरने की क्षमता है वो ज्यादा होती है, और इस वजह से गैलापागोस आइलैंड से अबिंगडन टॉर्टॉइस हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। यानी यहाँ पर जो गोट है सुपीरियर स्पीसीज है और जो टॉर्टॉइस है इंफीरियर स्पीसीज है। आप जानते हैं कछुआ बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे घास खाता है, बकरियां घास बहुत तेजी से चरती हैं। और जब दोनों के बीच कंपटीशन हुआ तो गोट सुपीरियर है, इसने इंफीरियर को वहां से खत्म कर दिया। बेटा नेचर में कंपटीशन पाया जाता है, इसका एक एविडेंस हमें मिलता है कॉम्पिटिटिव रिलीज से। कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या होता है कि एक स्पीसीज जो एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट हो, क्योंकि उसके सराउंडिंग में कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज पाई जाती है। अब अगर उस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज को हम एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें तो जो स्पीसीज छोटे से एरिया में थी उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अचानक से बढ़ जाता है, यानी बड़े हिस्से में फैल जाती है। इससे ये पता चलता है कि नेचर में कंपटीशन पाया जाता है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। और कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो लार्जर और सुपीरियर बार्निकल बैलेनस होता है, ये स्मॉलर बार्निकल चैथेमेलस पर डोमिनेट करता है और उसे उस एरिया से बाहर निकाल देता है, यानी रॉकी सी कोस्ट से बाहर निकाल देता है। तो जैसा गाउस ने कहा था, कोनेल एलिगेंट जो एक्सपेरिमेंट है ये गाउस के नियम का सपोर्ट करता है। सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो हर्बी और प्लांट पे कंपटीशन का ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है कार्निवोर के कंपैरिजन में। इस बात को अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जिनके जरूरतें एक जैसी हो, जिनके रिसोर्स कॉमन हो, वो अनंत समय तक एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज है उसे अल्टीमेटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात तभी सही हो सकती है जब रिसोर्स लिमिटिंग हो। अगर रिसोर्स अबंडेंट है तो उस केस में ये बात सही नहीं होगी। हाल ही में जो अध्ययन किए गए उनसे ये पता चलता है कि जो गाउस का नियम है ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता है। जो रिसेंट स्टडीज की गई वो पूरी तरीके से गाउस के नियमों को मानने से मना भी नहीं करता, यानी वो ये नहीं कहते कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता नहीं नेचर में, लेकिन जो स्पीसीज हैं जो कंपटीशन फेस कर रही हैं वो ऐसे तरीके विकसित कर रहे हैं जिसके द्वारा वो को एग्जिस्टेंस चाहती हैं, वो एक साथ रहना चाहती हैं, वो एक्सक्लूजन नहीं चाहती हैं। और ऐसी मैकेनिज्म का नाम है रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब जो खाना और रहने की जगह उसकी साझेदारी कर ली जाए। जैसे यहाँ पर मैक ऑर्थर ने दिखाया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वार्बलर, वार्बलर एक छोटी सी चिड़िया है जिसकी 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही पेड़ पर रह सकती हैं और इनके बीच कंपटीशन नहीं होता, जबकि गाउस ने कहा था 2 क्लोजली रिलेटेड जातियों के बीच कंपटीशन होगा। लेकिन मैक ऑर्थर ने दिखाया 5 क्लोजली रिलेटेड जातियों के बीच कंपटीशन नहीं होता। ये कंपटीशन को अवॉइड करती। कैसे? ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फोरेंसिंग एक्टिविटीज। फोरेंसिंग एक्टिविटीज मतलब इनका जो चारा खोजने का, खाना खोजने का तरीका है वो एक दूसरे से अलग होता है, इनका फोरेंसिंग पैटर्न एक दूसरे से अलग होता है, और इस तरीके से कंपटीशन को अवॉइड करके को एग्जिस्ट करती है, मतलब एक साथ रह सकती हैं। चलिए बेटा अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो इंटरेक्शन है पॉपुलेशन में वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की बेटा बात करें तो जो पैरासिटिक मोड लाइफ का होता है ये इंश्योर करता है, गारंटी देता है मुफ्त खाने की और मुफ्त में रहने की, फ्री लॉजिंग मुफ्त रहना और फ्री मील मतलब मुफ्त का खाना। और इसीलिए जो पैरासिटिज्म का तरीका है ये इवॉल्व हुआ है अलग अलग बहुत सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप में, प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट तक। वर्टिब्रेट में अगर आप देखें तो जो साइक्लोस्टोम होते हैं ये पैरासाइट होते हैं मैरीन फिशेस के ऊपर। प्लांट में कस्कुटा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो कि पैरासिटिक नेचर का होता है। अब बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो केवल
एक सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट को ही पैरासिटाइज करते हैं और इस तरीके से दोनों में को इवोल्यूशन होता है, यानी अगर होस्ट इवॉल्व होगा तो पैरासाइट भी इवॉल्व होगा। इसका मतलब ये भी कि अगर होस्ट कोई ऐसा तरीका विकसित करता है जिससे वो पैरासाइट को रिजेक्ट कर सके या रेजिस्ट कर सके, तो पैरासाइट भी ऐसा तरीका विकसित करेगा ताकि वो उस चेंज को न्यूट्रलाइज कर सके जो होस्ट ने किया है और उसी होस्ट के साथ वो सक्सेसफुली सरवाइव कर सके। लाइफ स्टाइल के हिसाब से जो पैरासाइट होते हैं ये कई स्पेशल एडॉप्टेशन करते हैं, जैसे पैरासाइट में अननेसेसरी सेंस ऑर्गन का लॉस हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सकर टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट। होस्ट की बॉडी से चिपके रहने के लिए जो पैरासाइट होते हैं उनमें कुछ चिपकने वाले ऑर्गन या सकर विकसित हो जाते हैं, हुक विकसित हो जाते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे प्लेटीहेल्मिन में सिस्टोडा के मेंबर में डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो जाता है, और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि पैरासाइट ने कौन कौन से तरीके विकसित किए हैं होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करने के लिए और सरवाइव करने के लिए। पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है और इनके एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर भी हो सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमन लीवर फ्लूक की बात करें जो कि एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है, ट्रिमेटोडा बेटा एक क्लास है प्लेटीहेल्मिन का, तो ह्यूमन लीवर फ्लूक के दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक स्नेल और एक फिश होता है, और प्राइमरी होस्ट बेटा इसका ह्यूमन होता है। और जैसे आप बात करते हैं मलेरियल पैरासाइट के बारे में, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इसके दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। तो इसका मतलब जो प्लाज्मोडियम है इसका जो वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसके द्वारा प्राइमरी होस्ट तक बीमारी फैल जाती है। अब बेटा ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट की बात करें तो ये अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे पैरासाइट्स रिड्यूस कर सकता है सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट को, साथ ही साथ ये अपने होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर सकता है, ये अपने होस्ट को कमजोर बना सकता है जिससे आसानी से उसका शिकार हो सकता है। अगर किसी होस्ट में पैरासाइट की वजह से बीमारी हो गई तो जो होस्ट है वो फिजिकली वीक हो जाएगा और आसानी से भी इसका शिकार हो सकता है। अब बेटा पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। जो पैरासाइट एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं होस्ट बॉडी के उन्हें एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। एक्टोपैरासाइट में जैसे लाइस ऑन ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में जुए हो जाते हैं। टिक ऑन डॉग की अगर हम बात करते हैं, इसी तरह कई सारी मैरीन फिश होती जिनके ऊपर एक्टोपैरासाइट कॉपीपॉड पाए जाते हैं। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि झाड़ीदार पौधों के ऊपर ग्रो करता है। इवोल्यूशन के दौरान इसने अपनी पत्तियों को और क्लोरोफिल को नष्ट कर दिया और ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है होस्ट प्लांट से और इस तरीके से पैरासाइट के रूप में काम करता है। अब बेटा अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बात करें तो इसे हम पैरासाइट नहीं मानते हैं, भले ही इससे रिप्रोडक्शन के लिए हमारे ब्लड की जरूरत होती है। इसका कारण आपसे पूछा गया तो आपको मैंने पढ़ाया आज ही कि प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमेंसिलिज्म में इंटरेक्टिंग स्पीसीज एक साथ रहती हैं, जबकि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करती लेकिन हमारे बॉडी के अंदर या ऊपर रहती नहीं, इसलिए इसे हम पैरासाइट कंसिडर नहीं करते हैं। अब बेटा एंडोपैरासाइट की बात करें तो एंडोपैरासाइट उन्हें कहते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे लिवर के अंदर, किडनी की सेल में, लंग की सेल के अंदर या आरबीसी के अंदर रहते हैं। जो एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इनमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी होते हैं। एंडोपैरासाइट के मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर बहुत ही सिंप्लीफाइड होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इनमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अब बेटा पैरासिटिज्म का एक स्पेशल केस है जिसे हम ब्रूट पैरासिटिज्म कहते हैं। ब्रूट पैरासिटिज्म बर्ड में पाया जाता है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है पैरासिटिज्म का, जहां पर जो पैरासिटिक बर्ड है ये अपने अंडे देती है अपने होस्ट के घोंसले के अंदर और होस्ट बर्ड के अंडों को इंक्यूबेट करता है। जैसे यहाँ पर बेटा हम कोयल की और क्रो की बात करते हैं तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, क्रो अपना घोंसला बनाता है। कोयल गाने गाती रहती है, लेकिन जब अंडे देने का समय आता है तो
जब कौवा अपने घोंसले में अंडे देता है, अंडों की सुरक्षा करता है और जब वो खाना ढूँढने के लिए जाता है, तो कोयल उसके कुछ अंडों को नीचे गिरा देती है और अपने अंडे उसमें रख देती है और जो क्रो है, ये उसके अंडों की देख-रेख करता है। बेटा यहाँ पर क्रो की बात करें तो क्रो होस्ट हो जाएगा और जो कोयल है, ये पैरासाइट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्रो के अंडों को कोयल गिरा के अपने अंडे वहाँ पर रख देती है और क्रो उन अंडों की सुरक्षा करता है। अब बेटा इवोल्यूशन के दौरान जो पैरासिटिक बर्ड है उसको अपने अंडों का जो साइज है, शेप है और कलर है ये होस्ट एग की तरह ही रखना पड़ेगा ताकि जो होस्ट बर्ड है ये उसके एग को पहचान ना पाए और उन्हें अपने नेस्ट से बाहर ना निकाले। अब कोयल और क्रो के अगर हम ब्रीडिंग सीजन की बात करते हैं तो स्प्रिंग टू समर यानी बसंत ऋतु से लेके गर्मियों तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है और यहाँ पर बेटा जो कोयल है ये एक पैरासाइट है और जो क्रो यहाँ पर है ये होस्ट है और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है इसे हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। चलिए बेटा अगले इंटरेक्शन की बात करते हैं दैट इज कॉमेंसिलिज्म। कॉमेंसिलिज्म की बेटा बात करें तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पर एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज को ना ही कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। जैसे अगर हम एक ऑर्किड की बात करें तो ऑर्किड एक एपिफाइट के रूप में मैंगो ब्रांच के ऊपर ग्रो करता है, तो यहाँ पर ऑर्किड को फायदा हो रहा है और मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह अगर बार्नेकल बैक ऑफ वेल पे ग्रो करता है तो इस केस में बार्नेकल को फायदा होता है और वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम मैंगो की बात करें या वेल की बात करते हैं तो इनको कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होता है। इसी तरह अगर कैटल एग्रेट यानी बगुला की बात करें और ग्रेजिंग कैटल की बात करें तो इनके बीच जो रिलेशनशिप होता है ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कॉमेंसिलिज्म का। यहाँ पर जो बगुला होता है ये हमेशा उस जगह पर खाना ढूंढता है जहां पर जानवर चर रहे होते हैं, क्योंकि जब जानवर मूव करते हैं तो इनके पैर के नीचे से कुचल के इंसेक्ट दब जाते हैं, मर जाते हैं और इन्हें आसानी से जो एग्रेट यानी बगुला है वो कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, जबकि इन्हीं इंसेक्ट को नॉर्मली वो कैच नहीं कर सकता था। तो अब कैटल के पैर के नीचे जो कुचल गए कीड़े हैं उन्हें बगुला आसानी से खा सकता है यानी बगुले को फायदा हो रहा है, लेकिन अब भैंस के पैर के नीचे कीड़ा जो कुचल के दब कर मर गया उसको कोई खा रहा है या नहीं खा रहा है, इससे भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमेंसिलिज्म का एक एग्जाम्पल अगर हम और देखें तो एक इंटरेक्शन यहाँ पर और आपको एनसीईआरटी ने दिया है। ये इंटरेक्शन बेटा एनिमोन और क्लाउन फिश के बारे में। सी एनिमोन और क्लाउन फिश के बीच जो एसोसिएशन है इसे भी कॉमेंसिलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये देखिए सी एनिमोन और क्लाउन फिश। अब बेटा जो सी एनिमोन है सिलेंड्रेटा का मेंबर, इसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल होते हैं और इन्हीं के बीच में जो क्लाउन फिश है ये रहती है। अब जो फिश है इसको अपने शिकारियों से सुरक्षा मिल जाती क्योंकि स्टिंगिंग टेंटिकल की वजह से शिकारी दूर ही रहते हैं इससे, लेकिन सी एनिमोन को अपने टेंटिकल के बीच क्लाउन फिश को रखने से कोई ना तो फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। चलिए बेटा आखिरी इंटरेक्शन यहाँ पर है दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पर दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। जैसे लाइकेन, लाइकेन पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, 3 बार पढ़ चुके हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं। लाइकेन एक घनिष्ठ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी के बीच में या फिर फंगस और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसके बारे में आपको बताया गया। इसी तरह अगर माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच का एसोसिएशन है। इसके बारे में भी आपको मिनरल न्यूट्रिशन में और जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है वहां पर भी आपको बताया गया है। जो फंजाई है ये प्लांट की मदद करता है एब्जॉर्प्शन करने में न्यूट्रिएंट की और बदले में जो प्लांट होता है ये फंजाई को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है फूड के रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि फंजाई अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब बेटा अगर हम सबसे शानदार एग्जाम्पल की बात करते हैं म्यूचुअलिज्म का तो ये प्लांट एनिमल रिलेशनशिप होता है। जो प्लांट और एनिमल होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं। किस तरीके से, देखिए प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट को एनिमल की हेल्प चाहिए पॉलिनेशन के लिए और साथ ही अपने सीड को डिस्पर्स करने के लिए,
और जो एनिमल होते हैं बदले में इनको जो भी ये डिस्पर्शन या पॉलिनेशन करते हैं उनके बदले में इनको फीस दी जाती है। अब प्लांट फीस किस रूप में देता है? प्लांट पॉलिनेटर को जो फीस देता है वो पॉलन या नेक्टर के फॉर्म में देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम पढ़ चुके हैं। और साथ ही जो सीड डिस्पर्शर होते हैं उनको जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीटर्स भी हैं जो कि इस चीज का फायदा उठाते हैं। कई एनिमल ऐसे हैं जो नेक्टर को चुराने की कोशिश करते हैं बिना पॉलिनेशन कराए हुए, और इन्हें आप पढ़ चुके हैं बेटा, इन्हें पॉलन या नेक्टर रॉबर कहा जाता है। अब बेटा कई सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं फिग ट्री की जहां पर प्लांट और पॉलिनेटर के बीच में ऑब्लिगेट रिलेशन पाया जाता है, जिसे टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिग स्पीसीज है ये पॉलिनेशन इसमें होगा एक पर्टिकुलर वेस्प के द्वारा, और कोई दूसरी वेस्प की स्पीसीज इनमें पॉलिनेशन नहीं करा सकती है। और जो फीमेल वेस्प है ये फ्रूट के अंदर जो लोक्यूल होता है वहां पर अपने अंडे देती है, और जब वहां पर सीड का डेवलपमेंट शुरू होता है तो उन सीड को नरिशमेंट करने के लिए भी यूज करती हैं। तो यहाँ पर बेटा फिग और वेस्प के बीच जो रिलेशन है ये ऑब्लिगेट है, यानी फिग और वेस्प एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब बेटा अगर हम ऑर्किड की बात करें तो ऑर्किड में बहुत ही शानदार फ्लोरल पैटर्न पाए जाते हैं, और ये अपने पॉलिनेटर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के पैटर्न दिखाते हैं। ऑर्किड में पॉलिनेशन बीज और बम्बल बीज के द्वारा कराया जाता है। अब सभी जो ऑर्किड होते हैं ये रिवॉर्ड नहीं देते हैं। जैसे एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड है जिसे ऑफ्रिस कहते हैं। ऑफ्रिस सेक्सुअल डिसीट करता है, यानी ये लैंगिक धोखा देता है। ये बी की एक स्पीसीज से पॉलिनेशन कराने के लिए उसको धोखा देता है। धोखा कैसे देता है? बेटा ऑफ्रिस नाम का जो ऑर्किड है इसका जो एक पेटल होता है ये फीमेल बी की तरह साइज में, कलर में और मार्किंग की तरह दिखाई देता है। अब जो मेल बी होता है वो अट्रैक्ट होता है, उसको लगता है कि ये फीमेल बी है, मतलब उसने पेटल को देखा और उसको लगा कि फीमेल बी है, और उसके साथ जाके इसने क्या किया, अब वहां फीमेल बी तो है नहीं, तो इसने कपुलेशन करने के लिए मेल वहां गया, लेकिन वहां तो फीमेल है ही नहीं, वहां पर तो पेटल है। तो अब उसके साथ जब ये स्यूडो कपुलेशन करता है फ्लावर के साथ, तो इस प्रोसेस के दौरान इस मेल बी के ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। अब जब यही मेल बी किसी दूसरे फ्लावर के साथ स्यूडो कपुलेशन करता है तो पॉलन ग्रेन वहां पर पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसी को सेक्सुअल डिसीट कहा जाता है, यानी धोखे से। यहाँ पर जो ऑफ्रिस है ये अपने एक पेटल को फीमेल बी की तरह चेंज करके मेल को अट्रैक्ट करता है, और इस तरीके से ये उसे सेक्सुअल डिसीट कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है। अब अगर मान लीजिए कि बी को पता चल गया कि उसके साथ इतना धोखा हुआ, और उसने फीमेल बी से कहा कि अपने कलर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर लो। अगर इवोल्यूशन के दौरान फीमेल बी के कलर पैटर्न में थोड़ा सा भी चेंज हुआ किसी भी रीजन की वजह से, तो उस केस में पॉलिनेशन सक्सेस कम हो जाएगा। और इसीलिए अगर फीमेल बी ने अपने कलर में कोई चेंज किया तो ऑर्किड के फ्लावर को भी उसी तरह का चेंज करना पड़ेगा फीमेल बी की तरह, ताकि इसमें पॉलिनेशन लगातार होता रहे। यहाँ पर एक फिगर भी बेटा आपको दिया गया है जहां पर आपको एक बी दिखाया गया है, और ये ऑर्किड प्लांट पॉलिनेशन कर रहा है। तो सेक्सुअल डिसीट का केस आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि मेडिटेरेनियन ऑर्किड शो करता है, जिसको ऑफ्रिस कहा जाता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अगर आपको पसंद आई हो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं। और अगर आप नहीं जानते तो बेटा ये जान लीजिए कि 24 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब 14 चैप्टर हमारे पास और बचे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर इन वीडियोस को आप देखेंगे। अगर आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर बायोलॉजी में करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि नीट में आपका 360 में से 360 नंबर आए, तो इसके लिए आप हमारे क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस कर सकते हैं। यानी 3,000 रुपये में आप एनसीईआरटी के सभी 10 यूनिट और उनके 38 चैप्टर को कवर कर सकते हैं। अगर अपनी पढ़ाई को आप बूस्टअप करना चाहते हैं, आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हैं, तब भी आप अपने पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूनिट वाइज लेक्चर लेना चाहें, जैसे
कोई यूनिट जेनेटिक्स की बात करें, अगर जेनेटिक्स यूनिट में आपको कोई दिक्कत है तो ये यूनिट केवल 500 रुपये में भी आप परचेस कर सकते हैं। यानी 10 यूनिट में से किसी भी अगर एक यूनिट को आप परचेस करना चाहते हैं तो उसे केवल 500 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं, और सभी जो 10 यूनिट की कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ है, जो कि एक्चुअल जिनकी कॉस्ट 19,000 होती है, ये इस समय आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इन वीडियो लेक्चर को लेना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप इन वीडियो लेक्चर को परचेस कर सकते हैं और इसी साल आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत हो रही तो इनके द्वारा आप आसानी से इन लेक्चर को करके अपने नीट में सफलता पा सकते हैं।